हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत करती हूँ मैं हमारे बायोलॉजी की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए की संरचना। तो हम डीएनए की संरचना से शुरू करते हैं। तो डीएनए की संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं। तो डीएनए का जो अधिकांश भाग होता है वो कोशिका के केंद्रक में मौजूद होता है। हालांकि डीएनए का कुछ भाग जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और कुछ भाग जो है हरित लवक में भी पाया जाता है। उसके बाद जो है डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। डीएनए में जो क्षार है उनकी संख्या 4 होती है। 4 टाइप के क्षार पाए जाते हैं डीएनए में। कौन कौन से? एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन। इसमें जो एडेनिन है ये थाइमिन से डबल हाइड्रोजन आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं और गुआनिन जो है वो साइटोसिन से ये 3 हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। उसके बाद 1953 में वाटसन एंड क्रीक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी, जिसके कारण उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। किन्हें? वाटसन एंड क्रीक को 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था। किस लिए? क्योंकि उन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी। 51 जो है वो डीएनए का एक्सरे विवर्तन छवि है, डिफ्रैक्शन इमेज है। किसका? डीएनए का 51 नाम रखा गया क्योंकि वो 51वां चित्र लिया गया था इनके द्वारा। कौन? रोजलिंड फ्रैंकलिन और रेमंड गोसलिंग, इन दोनों के द्वारा जो है ये छवि ली गई थी, जिसके द्वारा जो है इन्हें डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को समझने में सहायता मिली थी। डीएनए का कार्य देखते हैं अब। इसका कार्य क्या होता है? इसकी जो इकाई होती है वो जीन होती है और जीन तो हमें पता ही है कि क्या करता है। जीन जो हमारा वंशानुगत जो गुण है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफर करते रहता है जीन। और जीन जो है वो डीएनए पर ही डीएनए के साथ ही होते हैं, डीएनए पर ही चिपके होते हैं। तो अब कार्य देखते हैं डीएनए का। तो ये आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन करता है डीएनए, चूंकि जीन इसकी इकाई होती है। और डीएनए जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है कोशिका में उसको नियंत्रित करता है। डीएनए जो है ये, अगर हम बात करें कि भारतीय वैज्ञानिक जो थे हरगोविंद खुराना, उन्होंने सबसे पहले लेबोरेटरी में डीएनए का संश्लेषण किया था, जिसके कारण इन्हें भी नोबेल प्राइज दिया गया था। अब पढ़ते हैं आरएनए की संरचना। आरएनए जो है वो डीएनए के संश्लेषण से ही बनता है। डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए जो है, डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड जो है वो आकर जुड़ जाती हैं। ठीक है। और इसमें जो इसके 4 टाइप के क्षार होते हैं आरएनए में, वो भी डीएनए के जैसे ही होते हैं। सिर्फ थाइमीन की जगह पे जो है यूरेसिल होता है। जैसे एडेनिन जो है वो डबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा यूरेसिल से जुड़ा होता है और गुआनिन जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन आबंध के द्वारा साइटोसिन से जुड़ा होता है। सिर्फ थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। बाकी जो जितने भी क्षार हैं तीनों वो सेम होते हैं डीएनए और आरएनए में। इसे हम अंतर के जैसे भी देख सकते हैं कि डीएनए और आरएनए का अंतर अगर पूछे तो हम ये कह सकते हैं कि जो 4 टाइप के क्षार होते हैं आरएनए और डीएनए में, उसमें सिर्फ यूरेसिल होता है आरएनए में थाइमिन की जगह पे। आरएनए जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आरएनए, इसका मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का काम क्या होता है कि ये जो है आरएनए के राइबोसोम पर लगे होते हैं और ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। कौन से? आरएनए। दूसरा होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। इसका काम क्या होता है कि ये अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं जहां प्रोटीन का निर्माण होता है। और प्रोटीन बनने की जो अंतिम क्रिया होती है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। अब देखिए,
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन बनने की जो अंतिम क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो ट्रांसलेशन कहते हैं प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को। तीसरा हम देखेंगे mRNA यानी मैसेंजर आरएनए। इसका काम क्या होता है कि ये केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में सहायता करता है कि कौन सा अमीनो अम्ल है उसे चुनने में सहायता करता है कौन सा mRNA। अब देखते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या होता है। तो जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और इसमें पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है और पादप कोशिका में लवक जो है वो उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय ये उपस्थित होता है और पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में वैक्यूल्स की बात करें तो ये छोटे छोटे होते हैं और पादप कोशिका में जो है वैक्यूल्स बड़ी बड़ी होती हैं। जंतु कोशिका का जो आकार होता है वो वृत्ताकार होता है। जंतु कोशिका का आकार वृत्ताकार होता है यानी गोल होते हैं और पादप कोशिका का जो आकार है वो आयताकार होता है। दो अंतर और होते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में जो ऊर्जा का संग्रह होता है वो कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजेन के रूप में होता है, परंतु पादप कोशिका में जो है ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। जंतु कोशिका में सीलिया पाया जाता है जिससे कि कोशिका को गति दी जाती है। सीलिया के कारण जो है कोशिका को गति प्रदान की जाती है और पादप कोशिका में जो है सीलिया अनुपस्थित होता है। आगे हम बढ़ने वाले हैं कोशिका का विभाजन। तो कोशिका के विभाजन की बात करें तो इसे सबसे पहले वीर चाउ नामक जीव विज्ञानी ने 1855 ईस्वी में कोशिका विभाजन होते हुए देखा था। इन्होंने सम कोशिका का जो विभाजन है वो 3 टाइप से होता है, समसूत्री असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो जो असूत्री विभाजन है वो उन कोशिकाओं में होता है जो कोशिकाएं पूर्ण विकसित नहीं होती हैं, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट और अमीबा। इनमें जो है असूत्री विभाजन होता है। दूसरा हम देखेंगे समसूत्री विभाजन। इसकी खोज वॉल्थे फ्लेमिंग ने की थी 1879 में। समसूत्री विभाजन की खोज जो है वॉल्थेर फ्लेमिंग ने की थी। इन्होंने इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया था। उसके बाद समसूत्री विभाजन जो है वो कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जो है वो कायिक कोशिकाओं में होती है। इस विभाजन में एक जनक कोशिका से दो डॉटर सेल, दो संतति का निर्माण होता है और प्रत्येक डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। यानी हम ये कहें कि पेरेंट एक है और उनसे दो डॉटर सेल का निर्माण हो रहा है, परंतु एवरी डॉटर सेल में जो है कि गुणसूत्रों की संख्या इक्वल है, बराबर है, जितनी की जनक कोशिका में होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि समसूत्री विभाजन जो है वो एक फेज में कंप्लीट हो जाता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है जिसके कारण काइजमेटा का निर्माण नहीं हो पाता है। समसूत्री विभाजन जो है वृद्धि, कोशिकाओं की वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। इसका जो नामकरण है वो फार्मर व मूरे ने 1905 में इसको नाम दिया था मियोसिस। खोज किसने की थी? तो बीजमैन ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी। कोशिकाओं का जो अर्धसूत्री विभाजन है ये जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है ये 2 फेज में होता है। इसमें हालांकि समसूत्री विभाजन में 2 डॉटर सेल बन रहे थे, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है, यानी 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या जो है वो
पैतृक कोशिका से आधी हो जाती है, यानी पेरेंट सेल में जितने गुणसूत्रों की संख्या होती है उसकी आधी हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन के जो डॉटर सेल बनते हैं उसमें। इसमें काइजमेटा बनने और क्रॉसिंग ओवर होने के कारण जो है संतति कोशिकाओं में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। फेज वन में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या जो है वो चार सूत्री होती है, गुणसूत्र जो होते हैं वो चार सूत्री हो जाते हैं। और फेज टू में समसूत्री विभाजन के समान हो जाता है, यानी पेरेंट सेल में जितने गुणसूत्र होते हैं उतने ही डॉटर सेल में भी हो जाते हैं फेज टू में। अब देखते हैं कि ये अर्धसूत्री विभाजन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन जो है वो गुणसूत्रों की संख्या को समान रखने के लिए आवश्यक है, और यह जो है जीवों में विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होता है। अब अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होने के लिए कौन सा विभाजन जो है उत्तरदायी है, तो अर्धसूत्री विभाजन जो है वो जीवों में विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी है। बायोलॉजी में अब हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म है। हम ऐसा करेंगे कि बायोलॉजी में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है या फिर जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पहले कवर कर लेते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर के लिए कितने जरूरी होते हैं और उनके कार्य कौन कौन से होते हैं। पोषक तत्व जो होते हैं वो हमारे शरीर की जैविक कार्यों के संचालन और संपादन के लिए बहुत ही आवश्यक है। पोषक तत्व से जो है हमारे शरीर के पोषक तत्व जो है हमारे शरीर के रख रखाव, वृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक है। हम देखते हैं कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत है, मुख्य स्रोत अगर हम देखें तो आलू, गन्ना, तरबूज, गेहूं, चावल, बाजरा, पपीता, आम, शकरकंद, ये जो हैं कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण है वो मोनोसेकेराइड इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण जो है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। दो कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो वनस्पति स्रोत से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं? स्टार्च और सेल्यूलोज। स्टार्च और सेल्यूलोज जो है ये बहुलक होते हैं और ग्लूकोज के अणु से निर्मित होते हैं। स्टार्च जो होता है वो पौधों में संचित भोजन का महत्वपूर्ण भाग है, और सेल्यूलोज जो होता है वो पौधों की कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है। अब हम देखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो एक जटिल जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। इसमें प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी अमीनो अम्ल की कई सौ छोटी इकाइयों से निर्मित होता है। जो प्रोटीन होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी अमीनो अम्ल की कई सौ छोटी इकाइयों से निर्मित होता है। प्रोटीन क्या करता है कि ये मानव की सामान्य क्रियाविधि वृद्धि के लिए आवश्यक है और शरीर के ऊतकों और अंगों की संरचना के विनियमन हेतु आवश्यक होता है प्रोटीन। पशु से जो प्राप्त होता है प्रोटीन उससे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि दूध, अंडा, मछली, मांस, तो उसे हम फर्स्ट श्रेणी में रखते हैं पशु प्रोटीन को। और पादप के स्रोत जो होते हैं, पादप से जो प्राप्त होते हैं प्रोटीन, उसमें मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, मूंग मूंग इत्यादि आते हैं। जो पादप से प्राप्त होते हैं प्रोटीन, सोयाबीन, इसमें जो है अमीनो अम्ल की भरपूर मात्रा होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है, अगर पादप से जो प्राप्त होने वाले प्रोटीन की बात करें तो सोयाबीन में जो है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन में जो है कौन कौन से तत्व होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे तत्व जो है कि प्रोटीन में मौजूद होते हैं। एक सामान्य महिला के लिए जो है प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 45 ग्राम पर डे। एक दिन में कम से कम जो है कि एक सामान्य महिला को 45 ग्राम
पर डे प्रोटीन लेना चाहिए। और एक माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसके लिए कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेना चाहिए। अच्छा, अमीनो अम्ल की बात करें, क्योंकि प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल से ही बनते हैं, तो सामान्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20, और जिसमें से कि 9 अमीनो अम्ल जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं उसका निर्माण जो है हमारा शरीर नहीं कर सकता। आवश्यक अमीनो अम्ल का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता, इसलिए हम उस आवश्यक अमीनो अम्ल के लिए अम्ल को जो है कि आहार के माध्यम से लेना आवश्यक होता है। उसके बाद जो गैर आवश्यक अमीनो अम्ल होता है उसका निर्माण जो है शरीर द्वारा निर्माण संभव होता है। खास करके लिवर लिवर जो होता है वो गैर आवश्यक अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गैर आवश्यक अमीनो अम्ल का निर्माण हमारे शरीर का कौन सा भाग करता है, तो लिवर करता है। अब देखते हैं वसा। वसा में क्या है कि ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ जो होता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा अगर शरीर को मिलती है तो वसा से मिलती है। वसा क्या है, इसमें क्या है कि जो ऊर्जा ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ जो है वो त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर बाहर निकलने से रोकती है, और मानव कोशिकाएं जो होती हैं वो आवश्यक वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर पाती है। वही जैसे अमीनो अम्ल में है वैसे ही जो है कि वसा में का भी जो है कि मानव कोशिकाएं जो होती हैं वो वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करती हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये 3 पोषक तत्व जो है होते हैं वह हैं, इन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता जो है शरीर को अधिक मात्रा में होती है। इन 3 तत्वों के लिए शरीर शरीर को जो है कि अधिक मात्रा में इन तीनों तत्वों की आवश्यकता होती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें है विटामिन, खनिज लवण यानी कि मिनरल्स, ऑर्गेनिक एसिड, इनकी जो है कि अल्प मात्रा में ही शरीर को आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे कि विटामिन विटामिन जो है ये कार्बनिक यौगिक है, इसकी थोड़ी सी मात्रा ही है, थोड़ी सी ही मात्रा जो कि अच्छे स्वास्थ्य और रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक है। यानी कि विटामिन की अगर हम थोड़ी सी मात्रा भी एक दिन में ले लें तो वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और रोगों से बचाए रखने के लिए आवश्यक होता है। न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म में हम आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जल का कार्य क्या होता है। ये हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करने का कार्य करता है जल। जैसे फाइबर्स जो है वो बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने का काम करती हैं फाइबर्स। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है कि ये ऑक्सीडेशन के समय जो है ऑक्सीडेशन को थोड़ा सा स्लो करती हैं, ताकि जो उसके ऑक्सीडेशन के दौरान जो मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल्स जो उत्पन्न होते हैं, ये मुक्त मूलक जो होते हैं ये कोशिकाओं को क्षति पहुंचा सकते हैं। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये इन्हीं मुक्त मूलकों को निष्क्रिय करके कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, हरी सब्जियों में और फल में एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है। अब देखते हैं खनिज लवण मिनरल्स का कार्य क्या है। मिनरल्स क्या करता है कि मिनरल्स जो है मिनरल्स की हालांकि इनकी जो है बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है हमारे शरीर को, बहुत थोड़े से मात्रा में ही हमारे शरीर का उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। तो मिनरल्स भी ये हमारे शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो उनके टाइप होते हैं, 20 प्रकार के मिनरल्स जो है हमारे शरीर में मौजूद हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, लघु खनिज तत्व और अल्प खनिज तत्व। लघु खनिज तत्व में हम देखेंगे कैल्शियम। तो कैल्शियम का जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो फलियां फलियां दूध अंडे मांस पनीर मछली, इन सब में कैल्शियम पाया जाता है। अब कैल्शियम का कार्य क्या होता है, तो ये दांतों हड्डियों की रचना
रुधिर स्कंदन और तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम। फास्फोरस की बात करें तो ये इसके स्रोत होते हैं दूध, मांस, अनाज, मछली, अंडा, इन सब में फास्फोरस पाया जाता है। और फास्फोरस जो है वो दांतों, हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, एटीपी, डीएनए और आरएनए, इन तीनों का जो है कि फास्फोरस जो है वो मुख्य घटक है। किसका किसका? एटीपी, डीएनए और आरएनए का मुख्य घटक होता है फास्फोरस। अब गंधक की बात करें, सल्फर की बात करें तो सल्फर पाया जाता है सबसे ज़्यादा ब्रोकली में। ब्रोकली में सल्फर पाया जाता है। बाकी और भी जितने हैं दूध, अंडे, मांस, मछली, हरी सब्जियां, इन सब में भी सल्फर पाया जाता है। और सल्फर जो है ये अमीनो अम्ल, हॉर्मोन्स और विटामिन्स के जो है कि ये मुख्य घटक होते हैं। क्या? सल्फर। सल्फर जो है वो कैरोटीन का संश्लेषण करता है। सल्फर का कार्य क्या होता है? कैरोटीन का संश्लेषण करना। पोटेशियम जो है, पोटेशियम का कार्य देखते हैं हम तो पोटेशियम जो है वो अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में आवश्यक होता है। हमारे शरीर में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखने के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है। तंत्रिकाओं एवं पेशियों की कार्यकी के लिए आवश्यक है। और हृदय स्पंदन के लिए जो है पोटेशियम आवश्यक है। पोटेशियम की कमी से हमें लो बीपी की समस्या हो सकती है। क्लोरीन, क्लोरीन की बात करें तो ये भी हमारे शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में आवश्यक होता है। क्लोरीन की कमी से है भूख में कमी हो जाती है, पेशियों में ऐंठन की समस्या होती है और थकावट भी महसूस हो सकती है क्लोरीन की कमी से। सोडियम की बात करें तो सोडियम से जो है ये हृदय के स्पंदन में सहायक होता है सोडियम, और इसकी कमी से लो बीपी की समस्या हो सकती है। मैग्नीशियम देखते हैं तो मैग्नीशियम जो है हमारे दांतों व हड्डियों की रचना के लिए आवश्यक है। तंत्रिका तंत्र की कार्यकी के लिए भी मैग्नीशियम आवश्यक होता है। इसकी कमी से जो है कि उपापचयी अभिक्रिया अनियमित हो सकती है, यानी कि ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया जो है वो अनियमित हो सकती है, जिसके कारण हमें भूख कम लग सकती है और शरीर में जो है कि दुर्बलता आ सकती है। अब देखते हैं अल्प खनिज तत्व कौन कौन से हैं। आयोडीन, आयोडीन जो है इसके मुख्य स्रोत होते हैं समुद्री भोजन। आयोडीन, हालांकि हम जो खाने वाला नमक होता है उसमें भी आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य घटक है। उसके बाद अगर आयोडीन की कमी हो जाती है शरीर में तो बुद्धिहीनता, घेंघा रोग और शारीरिक विकास जो है वो मंद हो सकता है। जिंक की बात करें हम तो जिंक जो है वो पालक में पाया जाता है। प्रतिरोधी क्षमता, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करने के लिए आवश्यक होता है जिंक। जिंक जो है हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण करने के लिए आवश्यक है। और घावों को जल्दी भरने में आवश्यक होता है जिंक। और जनन अंगों के विकास के लिए आवश्यक है जिंक। इसकी कमी से त्वचा जो है वो खुरदरी हो सकती है और जनन क्षमता का क्षय हो सकता है। अब देखते हैं लोहे, लोहा जो है वो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए आवश्यक है लौह। अगर आयरन की कमी होती है हमारे शरीर में तो रक्त की कमी हो सकती है, जिसके कारण से एनीमिया हो सकता है। और दुर्बल सुरक्षा तंत्र, यानी कि अगर आयरन की कमी होती है तो हमारे शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसमें कमी आ सकती है।